हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमरजेंसी प्रोविज़न समझने से पहले हम देखेंगे कि देश के अंदर जो सत्ता है वो कैसे चलती है और इमरजेंसी प्रोविज़न में उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी एक कंट्री होती है, कोई भी एक कंट्री जैसे इंडिया है मानो, ये दो लेवल पर कार्य करती है। एक सेंटर और एक स्टेट। एक सेंटर और एक स्टेट। सेंटर के अंदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी शामिल होती है। एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट, पीएम, अटॉर्नी जनरल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेजिस्लेटिव मीन्स पार्लियामेंट। जुडिशियरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार स्टेट भी तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। स्टेट एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं गवर्नर, सीएम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेजिस्लेटिव के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जुडिशियरी के अंदर हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो इमरजेंसी प्रोविज़न होता है उसके अंदर जो सेंटर होती है वो स्टेट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ करती है। तो जब कोई भी स्टेट के अंदर इमरजेंसी प्रोविज़न लागू होता है तो जो एग्जीक्यूटिव होती है और जो लेजिस्लेटिव होती है सेंटर लेवल पर, वो डोमिनेट करती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट पर। कैसे? तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर मेंशन किए गए हैं और आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। और ये जो प्रोविज़न है इमरजेंसी प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जर्मनी से प्रभावित है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इमरजेंसी प्रोविज़न आर constitutional measure that give the गवर्नमेंट को क्या देता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू एड्रेस नेशनल क्राइसिस। देखो, जनरली समझने के लिए हम कह सकते हैं, जब कोई किसी देश के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हुई हो या एक देश के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा हो या एक देश के अंदर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इमरजेंसी प्रोविज़न का यूज़ करती है। हिंदी में अगर बात करूँ तो एक देश की
संघीय शासन व्यवस्था को, एक देश की संघीय शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था में बदलना। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम कह सकते हैं देश में संविधान संशोधन किए बगैर देश की संघीय शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था में बदलना ही इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजंस, अब इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में कुछ और देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन जो होता है, इमरजेंसी प्रोविजन अलाउ फॉर अ टेम्परेरी concentration in the central government to protect the country's instability and integrity। जब किसी देश के अंदर इनस्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी पर हमला हो, या जब किसी देश के अंदर स्टेबिलिटी बिगड़ती है तो उसको स्टेबल करने के लिए इमरजेंसी प्रोविज़न का यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं एक देश के अंदर इमरजेंसी प्रोविज़न जब लागू होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। इमरजेंसी जो प्रोविज़न होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविज़न को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो, एक देश के अंदर जब इनस्टेबिलिटी पैदा होती है तो कोई एक रीज़न से नहीं होती है। वो नेशनल रीज़न हो सकता है, स्टेट रीज़न हो सकता है, और फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकता है। तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो एक देश के अंदर कब लागू होती है? जब एक देश के अंदर वॉर यानी कि युद्ध की स्थिति बनी हुई हो, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्मी रिबेलियन, युद्ध बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति। और स्टेट इमरजेंसी जो लागू होती है जब कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वर्क नहीं करता तो गवर्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति स्टेट इमरजेंसी लगाता है। फाइनेंशियल, जब देश के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जब देश में पैदा होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यूज़ की जाती है। देखिए, अब हम इन 3 इमरजेंसी को थोड़ा ब्रॉडली देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ की एस्पेक्ट्स देखते हैं, यानी कि जब आप कभी भी इमरजेंसी से रिलेटेड कोई अपना आंसर लिखते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, कोई भी इमरजेंसी जब आप लिख रहे हो तो आप आर्टिकल मेंशन करो। सेकेंडरी, ग्राउंड। थर्ड, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। एंड फोर्थ, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जब कोई भी इमरजेंसी का प्रोविज़न जब स्टेट पे लागू होता है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। इसके जो ग्राउंड है वो है वॉर,
external aggression and armed rebellion, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह। देखो यहाँ पे पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको रिप्लेस किया गया आर्म रिबेलियन पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, और इसके बाद देखो आर्टिकल 352 ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। यानी कि जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, जो सबसे पहले 30 दिन के लिए लगता है। उसके बाद उसको पार्लियामेंट के दोनों सदन से विशेष बहुमत द्वारा पारित करवाना होगा। जब एक बार वो 2/3 बहुमत से पारित होगा तो वह 6 मंथ के लिए चलेगा। आफ्टर 6 मंथ उसको दोबारा पार्लियामेंट से 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तो दोबारा 6 मंथ के लिए आप लगा सकते हैं। ऐसे जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो देश के अंदर अभी तक 3 बार लगी है, 1962, 1971, 1975। रीजन इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, एंड द थर्ड वन internal disturbance which was replaced by armed rebellion in 1978। ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फंडामेंटल राइट देखो, हम नेशनल इमरजेंसी को समझ रहे हैं अभी, तो इसके लिए आप 2 आर्टिकल याद रखें। नेशनल इमरजेंसी जब लागू होती है आर्टिकल 352 प्रभावित होता है। इसके बाद इसको 2 आर्टिकल के साथ लिंक करते हैं, आर्टिकल 358 एंड 359। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। वही बात करें आर्टिकल 359 की, आर्टिकल 20 एंड 21 के अलावा ऑल फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड। अगर नेशनल इमरजेंसी 350 के साथ लगी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, और साथ में 359 भी एप्लीकेबल है, तो आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जो सभी फंडामेंटल राइट्स हैं विल बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो पहले हमने देखा नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर 3 बार हुई है। सेकंड नंबर है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। देखो 356 आर्टिकल समझने से पहले हमें एक आर्टिकल समझना पड़ेगा, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 कहता है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ सेंटर। ड्यूटी ऑफ अ सेंटर अभी हमने देखा था 2 प्रकार से वर्क करता है, सेंटर एंड स्टेट।
It is a duty of a center to ensure that the government of every state compile with the provision of कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 355 बोलता है या कहता है कि सेंटर की ड्यूटी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करेगी। प्रेसिडेंट रूल imposed on a state। इसकी जो सिफारिश है वो गवर्नर द्वारा की जाती है, गवर्नर द्वारा की जाती है। देखो एक यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट लिखेंगे हम SR बम्बई। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट state emergency will only used in extreme cases when all other alternate are exhausted। यानी कि जब सभी रास्ते बंद हो जाएं तो एक स्टेट के अंदर सेंटर या सेंट्रल प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करेगी, स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करेगी। ये 125 बार से ज़्यादा इंडिया के अंदर लागू हो चुका है, 125 बार से ज़्यादा लागू हो चुका है। देखो इसका आर्टिकल हमने देखा। अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल, ग्राउंड, टेन्योर एंड ड्यूरेशन, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और इसमें हम 55 पढ़े थे। इसके अंदर 358 एंड 359 ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल एंड देखो इसका जो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्मी रिबेलियन और इसका जब एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क ना करती हो। एंड टेन्योर ड्यूरेशन, इसका टेन्योर ड्यूरेशन देखो जब ये कभी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उसके बाद 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट से लागू होगा। जो कितने दिन चलेगा अभी हमने देखा था कि इसको 6 मंथ तक, उसके बाद दोबारा 6 मंथ तक चलाया जा सकता है। वही अगर ये डिक्लेयर होती है स्टेट इमरजेंसी, जो सबसे पहले कितने दिन के लिए चलेगी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से इसको विशेष बहुमत के साथ पारित करना पड़ेगा, तब ये 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल होगी। इसको हम मैक्सिमम 3 ईयर के लिए किसी स्टेट पर लागू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 नंबर पर है फाइनेंशियल इमरजेंसी या इमरजेंसी, फाइनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360, 352 नेशनल इमरजेंसी +4 356 स्टेट इमरजेंसी +4 360 नेशनल इमरजेंसी। इसके बीच का एक आर्टिकल 355 पढ़े थे, 358 एंड 359। अब ग्राउंड फॉर नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी allow to president declare a state for financial emergency। जब देश के अंदर वित्तीय आर्थिक स्थिति
खराब हो चुकी हो, तब उस देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। देखो, जो नेशनल इमरजेंसी हमने पढ़ी थी, इसमें फंडामेंटल राइट्स किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर होते हैं, स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स प्रभावित नहीं होते। वहीं बात करें फाइनेंशियल के अंदर, तो फंडामेंटल राइट्स प्रभावित नहीं होते। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है स्टेट की फाइनेंस पर, और इसके अंदर जो पार्लियामेंट से अप्रूव लेना होगा 2 मंथ्स के अंदर अप्रूवल लेना होगा। तो अब हमने 3 प्रकार की इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में चर्चा की है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखेंगे हम रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविज़न। फर्स्ट 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब हुआ था 1975। इसमें बोला कि एक साथ 2 इमरजेंसी प्रोविज़न लागू हो सकते हैं। अब ये क्या होता है 2 इमरजेंसी प्रोविज़न? जैसे पहला एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो एंड सेकंड इंटरनल इमरजेंसी लगी हो। जैसे नेशनल इमरजेंसी 1972 टू 1976 सेकेंड इमरजेंसी चली, थर्ड 75 पे लगी। ठीक है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि इसी 1975 के 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे ये कहा गया कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएंगे। इट्स मीन यू कांट चैलेंज इन कोर्ट। थर्ड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसमें कहा गया जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो या तो पूरे देश पे, होल कंट्री, या पार्ट ऑफ अ कंट्री पर भी लागू हो सकती है, यानी कि वो किसी एक जगह पर भी लागू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश के अंदर ही लागू होगी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इसके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया था आर्मी रिबेलियन की जगह, यानी कि आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह की जगह बदल दिया गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। अब कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिए। फर्स्ट SR बोम्मई, जो हमने ऊपर इसके बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड मिनर्वा मिल्स केस, इसके अंदर हुआ यूँ था कि इसको हम जुडिशियल रिव्यू में ला सकते हैं। इट्स मीन वी कैन चैलेंज्ड इन कोर्ट। थर्ड केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल, इसके अंदर कहा गया आप इमरजेंसी प्रोविज़न का गलत यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत। इसके अंदर हुआ यूँ था कि जब देश के अंदर इमरजेंसी प्रोविज़न लागू थे तो आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया था। आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया गया तो उसके अंदर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये हैबियस कार्पस जो रीट है इसके अगेंस्ट आप नहीं ला सकते, जो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन था, जो आगे चल के ओवररूल कर दिया गया। यानी कि वी कैन चैलेंज्ड इन कोर्ट, जो हमें प्रोविज़न मिला था मिनर्वा मिल्स में। ये कुछ इमरजेंसी प्रोविज़न्स थे। आइए अब एक नज़र में हम इमरजेंसी प्रोविज़न को रिवाइज करते हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 to आर्टिकल 360 provided for emergency
Dr. B.R. Ambedkar called them safety wall of constitution. The constitution recognized three type of emergency: national, state and financial. Article 352 plus 4 Article 356 plus 4 Article 360. सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के हमने 3 ग्राउंड देखे: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। ओरिजिनली वो जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर चेंज कर दिया गया। प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया। इसका जो इफेक्ट है, सेंटर बिकम मोर पावरफुल, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड। ये हमने देखा था आर्टिकल 358। और ये बात आर्टिकल 359 में लिखी हुई है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। एंड पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट्स टर्म, और इसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है इन प्रोविजंस को। ड्यूरेशन वही हम देख चुके हैं, पहले 1 महीना चलेगा, उसके बाद 2/3 बहुमत के साथ 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करके हम इनफिनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हैं। रिवोकेशन यानी इसको ख़त्म कैसे किया जाता है? इसको प्रेसिडेंट कभी भी डिक्लेयर करके ख़त्म कर सकता है, या लोकसभा 1/10 बहुमत के साथ अगर प्रेसिडेंट से सिफारिश करे इसको ख़त्म करने की, तो आने वाले 14 डे के ऊपर लोकसभा में सदन बुलाया जाएगा और इसको ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इंडिया के अंदर 3 बार, 1962, 71 एंड 75। नेक्स्ट हमने देखा स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, आर्टिकल 356। इसका बेसिक ग्राउंड है जब स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्ट प्रेसिडेंट एज्यूम्स पावर ऑफ द स्टेट। और इसके अंदर स्टेट लेजिस्लर में डिजोल्व एंड पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट। इसका ड्यूरेशन वही 6 मंथ, 2/3 के बाद फिर 6 मंथ, ऐसे करके हम 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसका मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। हिस्टोरिकली सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर SR मुंबई वाद के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सट्रीम जब कंडीशन हो, बाकी सब अल्टरनेट इसके ख़त्म हो चुके हो, तब हम स्टेट इमरजेंसी प्रोविज़न का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका ग्राउंड वही फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, इफेक्ट सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग जजेस कैन बी रिड्यूस्ड, ऑल फाइनेंशियल बिल रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट अप्रूवल। आज तक इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी डिक्लेयर नहीं हुई। हम कुछ अमेंडमेंट्स देख चुके हैं, 38 देख चुके हैं, 39 रिलेटेड टू इलेक्शन डिस्प्यूट ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, 42 हम देख चुके हैं, 43 इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 हम देख चुके हैं, जो आर्म रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया था और कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे लागू करेगा। आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं किया, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, और 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर नेशनल इमरजेंसी, 2 मंथ के अंदर स्टेट इमरजेंसी एंड 2 मंथ के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। और लोकसभा इसे कभी भी रिवोक कर सकती है। लैंडमार्क केस, इसमें केशवानंद भारती हम देख चुके हैं, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण ADM जबलपुर वाला हम केस देख चुके हैं, मिनरवा व्हील्स हम देख चुके हैं, SR मुंबई हम देख चुके हैं। और वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि केशवानंद केस रिलेटेड टू अमेंडमेंट पावर एंड इमरजेंसी इफेक्ट। तो इस प्रकार हमने इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में देखा है। आप इस जो ये PDF फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसे आप अपने फर्दर रीडिंग के लिए राइट कर सकते हैं या वीडियो दोबारा देख सकते हैं।